दोस्तों, राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने एक नया इतिहास रचा था। चुनाव आयुक्त होते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी की सारी आपत्तियों को, विपत्तियों को, परेशानियों को न केवल सुनते रहे बल्कि उसके हिसाब से समाधान भी करते रहे, सबने देखा। अब नए चुनाव आयुक्त आए, नाम है ज्ञानेश कुमार। ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि भाई हमने तो निष्पक्षता के साथ ये काम किया है, लेकिन इस खेल को 2023 में ही रच दिया गया था, जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो पैनल है उसमें संशोधन किया गया था, जिससे बड़ी ही आसानी से नरेंद्र मोदी साहब, जी हां, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब के किसी चहेते को चुनाव आयुक्त बना दिया जाए। और अब आप खुद सोचिए, जब उनके खुद के चहेते चुनाव आयुक्त होंगे तो कितने निष्पक्ष चुनाव होंगे। और इसका ऐसा नहीं है कि गुपचुप तरीके से खेल है, खुल्लम खुल्ला खेल किया भी गया। और वो खुल्लम खुल्ला खेल में पता भी लगा कि ज्ञानेश कुमार मोदी और शाह के कितने खास अधिकारी हैं। वो खबर तो आपको दिखाऊंगा ही। इसके साथ ही देखिए, भावुक संदेश आ गया है, यानी आपके अपने लोग मरते रहें, कोई फर्क नहीं, बस ये नेता लोग रो देंगे, इसी को आप अपने जख्म पर मरहम समझिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले खबर देख लीजिए, बड़ी खबर है। ज्ञानेश कुमार को नया भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसको लेकर पूरा गजट भी आ गया, पूरी चीजें बता भी दी गई। भारत का राजपत्र नए नियुक्त किए गए हैं, नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार। अब इनसे उम्मीद की जाएगी क्या, केरल कैडर के अधिकारी हैं, लेकिन इनसे उम्मीद की जा रही, लोग कह रहे हैं अब नए चुनाव आयुक्त नए तरीके से चुनाव नहीं होगा और बदतर स्थिति हो जाए तो हैरान मत रहिएगा। पूरी प्रक्रिया समझाने जा रहा हूं कि कैसे अपने पाले में लाकर इस पूरे खेल को खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी। कहते हैं ना, हम ना संविधान बदल रहे हैं, ना संवैधानिक संस्थाओं पर कोई हमला कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ये कर वही रहे हैं, लेकिन मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे। पहले कुछ चीजें दिखा दूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या प्रक्रिया बदली इन्होंने। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, नया चुनाव आयुक्त बेईमान, मोदी सरकार महाबेईमान, चुनाव आयोग और चुनाव बेईमानी, लोकतंत्र गया भाड़ में, मुख्य चुनाव आयुक्त का संक्षिप्त परिचय क्या दिया। ज्ञानेश कुमार चौक पर डेमोक्रेसी या सेक्रेटरी थे। अमित शाह के राइट हैंड रहे हैं सेक्रेटरी के तौर पर। सेट हिज श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाई। जम्मू कश्मीर विद मोदी शाह आर्टिकल 370। ये तमाम कामों में इनकी बड़ी भूमिका रही है ज्ञानेश कुमार की। चलिए, आप कहेंगे अधिकारी के तौर पर किया तो किया, अब आप समझिए क्या है। ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी नियुक्त किया गया है। रिपब्लिक भारत की खबर, 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं ज्ञानेश। ये रिपब्लिक भारत लिखता है, बताता है कि 1988 की केरली राजीव कुमार की जगह लेंगे ज्ञानेश कुमार। अब प्रदीप मेनखुरी हैं, वो लिखते हैं ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक से इनका नाता रहा है। सोचिए, धारा 370 से राम मंदिर तक इनका नाता रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो, मतलब धारा 370 किसकी देन थी? नरेंद्र मोदी साहब की, उनकी सरकार की। राम मंदिर को लेकर किसका था? नरेंद्र मोदी साहब का। तो समझिए, ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने सोमवार शाम को ज्ञानेश कुमार के नाम की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहर लगाई। और यह होना ही था। क्यों होना था मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको। पहले जरा इनका संबंध देख लीजिए किस किस से है। जरा आप ये पढ़िए, इनका संक्षिप्त परिचय क्या क्या है। दैनिक भास्कर ने बताया, ज्ञानेश कुमार कौन है? 27 जनवरी 1964 को जन्मे, बीटेक आईआईटी कानपुर, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, केरल कैडर के। केरल एससी/एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है। चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी रहे। गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के अंडर में काम किया। संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे। यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में तैनात रहे। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है, जिसे लिखते हैं कौन? जितेंद्र नेगी। कौन है ज्ञानेश कुमार? केरल कैडर के 1988 के अधिकारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। 61 साल के हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में शामिल रहे। उस वक्त वह गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने से जुड़ी मसौदा समिति में भी अहम भूमिका निभाई है। और अब आप समझिए, इन सब चीजों की उपलब्धियों के साथ ही इनको चुना गया है कि आइए। अब देखिए एक और ये खबर निकली, अमर उजाला ने भी बताया इनका छोटा सा परिचय। क्या बताया? केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ निकटता के साथ काम किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा है अमर उजाला, कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ के करीबी हैं, उनके साथ निकटता के साथ काम किया है। 37 साल से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव है। रक्षा मंत्रालय में भी रहे हैं। अब अमित शाह जी के करीबी हैं तो क्या करेंगे आप समझ ही सकते हैं।
ईश्वरी द्विवेदी भी लिखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री मेघवाल और नेता विपक्ष राहुल गांधी की साझा बैठक में सीईसी चयन प्रक्रिया सोमवार शाम को संपन्न हुई। केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस ज्ञानेश कुमार 61 साल के हैं, जो को पैनल संस्तुति पर देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। दरअसल अब आपको बताता हूं होता क्या था, कैसे एक चुनाव आयुक्त चुने जाते थे और कैसे इसे अपनी तरफ मोड़ने का काम किया वो बताता हूं। दरअसल 3 लोग होते थे पैनल में। पहला होते थे प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और तीसरे होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि अगर प्रधानमंत्री की कोई पसंद का व्यक्ति है तो उसका विरोध नेता प्रतिपक्ष भी कर सकते हैं और सीजीआई भी कर सकते हैं और फिर नए नाम पर विचार किया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर राहुल गांधी तो अभी हैं नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष की पसंद का कोई है तो दोनों मना कर सकते हैं और नए नाम पर विचार किया जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया को बदला कैसे गया और अपने लिए कैसे बनाया गया उसे मैं थोड़ा समझा देता हूं, बड़ा आपके परिवार के उदाहरण के तौर पर। आपके परिवार का मतलब आपकी कॉलोनी में एक अध्यक्ष को चुना जाना है, आपकी कॉलोनी का अध्यक्ष। आपको पता लगा कि आप तो हैं पैनल में जिसको अध्यक्ष चुनना है, 3 ही लोग चुनेंगे, ऐसे में आप तो हैं उसमें, लेकिन आपका जो पड़ोसी है उसने 2 लोगों को, अपने ही परिवार के 2 लोगों को उस पैनल में डाल दिया, अभी हो गए 3। अब बताइए उस परिवार का कोई व्यक्ति जिस आदमी पर विचार करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी उस पर कर देगा और 2 वोट उसको मिल गए, तो अध्यक्ष किसकी पसंद का बनेगा? आपकी पसंद का नहीं, पड़ोसी की पसंद का बनना तय है। यह साफ है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के साथ। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो सीजीआई को हटाया गया, सीजीआई को हटाकर क्या किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं और तीसरे कैबिनेट मंत्री हैं। एक ऐसे कैबिनेट मंत्री जिनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि चूचा कर पाए, कुछ बोल पाए नरेंद्र मोदी साहब के सामने। क्या वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर नरेंद्र मोदी की तरफ से खींची गई लकीर के खिलाफ जाकर कह सकते हैं कि मुझे ये चुनाव आयुक्त पसंद नहीं है? कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे, है ना। मैं केवल बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, कांग्रेस में भी आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार भी होती है और ऐसा होता तो क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्हीं का कैबिनेट मंत्री कह देता कि चुनाव आयुक्त मुझे पसंद नहीं है? वो तो हाँ करेगा ना। तो यही है, अब अपनी मनपसंद आप कोई सा भी चुनाव आयुक्त चुन सकते हैं और जो चुनाव आयुक्त पर आप कृपा बना देंगे तो वो कैसा चुनाव आयुक्त होगा, किसके प्रति ज्यादा जिम्मेदार होगा, ये समझ सकते हैं। जनता के प्रति या सरकार के प्रति? साफ है। आइए और चीजें दिखाता हूं। सुभाष हैं, एक लिखते हैं, पाड़ा बैठक में गया, पाड़ा के इन्होंने राहुल गांधी के लेकर 2 मिनट में ही कहकर भाग आया कि पहले केंद्रीय मंत्री को हटाकर सीजीआई को चयन समिति का सदस्य बनाओ। सुभाष जी जो फोटो लगा उस आधार पर मुझे बुजुर्ग व्यक्ति लगते हैं और ना भी हो कोई नहीं, लेकिन समझदार अगर आप हैं तो थोड़ी भी समझदारी रखिए कि सीजीआई का होना, क्योंकि 3 विचार मिलेंगे तब एक व्यक्ति चुनाव आयुक्त चुनना चाहिए। जब दोनों ही तरफ से चुने जाने तो क्या फर्क पड़ता है? 2 लोग तो एक साथ एक पाली में खड़े ही हैं। समिति ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 19 फरवरी 2025 से भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। निचोड़ हीरा पाड़ा ये कह दिया गया, चल बे हवा ने दे। देखिए बिल्कुल सही कहा गया कि भैया तुम जाओ, हमें कोई भाड़ में गया लोकतंत्र टाइप का। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर बुलाई गई बैठक में वही हुआ जिसकी आशंका थी। मोदी शाह अपने 10 नामों की सूची लेकर बैठे थे, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष शेयर नहीं किया गया था। वे उस सूची में से किसी पर राहुल गांधी की मोहर लगवाना चाहते थे। राहुल गांधी को इसका इल्हाम था, उन्होंने असहमति दर्ज कराई और चले गए। अब चयन समिति में अगर सरकार का बहुमत होगा तो यही होगा, तीसरे सदस्य की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, सरकार की मनमानी चलेगी। मोदी शाह ने यही किया, अपुष्ट सूत्रों से मिली पुष्ट सूचना के अनुसार, और बिल्कुल सही बात यही है कि ये किया जा रहा है। मुंबई कांग्रेस ने भी लिखा, मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त चयन के लिए 2023 में जो नया कानून द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट लेकर आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 ऑर्डर पास किए हैं। अगली सुनवाई 19 फरवरी के आसपास होनी है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। सीईसी के चुनाव से जुड़ी आज जो बड़ी बैठक है उसे स्थगित कर दिया जाए। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह याचिका दे कि सीईसी चुनाव से जुड़ी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। इसमें कांग्रेस सरकार का पूरा समर्थन करेगी। मोदी सरकार को अपना अहंकार छोड़कर ये मांग माननी चाहिए, लेकिन नहीं मानी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। पवन रंजन लिखते हैं, नया चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से भी योग्य होगा। यानी आप समझ गए होंगे तंज है कि जितने योग्य रहे उससे ज्यादा। अब एक खबर निकल कर आई है, इसमें देखिए, बांग्लादेश ने भारत से कहा सार्क बैठक होनी चाहिए। इसे लेकर आईपी सिंह ने क्या लिखा, भारत ही नहीं मोदी जी को की विदेश नीति का बोलबाला दुनिया भर में डंका बज रहा है। मोदी जी की अद्भुत विदेश नीति ने 5 दशक बाद बिछड़े हुए 2 भाइयों को एक कर दिया। एक बेचारी इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने कम संसाधन में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। मोदी जी आंखें लाल करके यूएस चीन से बात करते हैं। सोचिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कितना भयंकर युद्ध 1971 के बाद एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और आज हालात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के समर्थन में खड़े हो गए और हमारे विश्व गुरु केवल अमेरिका में जाकर लीपापोती करने में जुटे हैं। अच्छा, एक बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले बयान सुन लीजिए।
घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। चलिए रहने दीजिए, बस हो गया इनसे। ये रोलिए, काम खत्म। इन साहब की आंखों से आंसू नहीं टपकने चाहिए थे। दरअसल ये महाकुंभ में हुए हादसे की बात की वीडियो, ये वीडियो मैंने आपको अब क्यों दिखाई है उसकी वजह है क्योंकि कुछ ऐसे ही तमाशे अब कहां किए जा रहे हैं। जरा इनको भी देख लीजिए, इनको भी सुनिए जरा। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। आप रोते हैं, रोते रहिए, आपका अपना छिन गया छिन जाए, मर गया मर जाए, लेकिन साहब ने आंसू छलका दिए ना। पूरी मीडिया चीख चीख कर बताए अश्विनी वैष्णव रो गए थे। बस इनका काम रोना है, रोना, पीटना, छाती पीटना, बस और कोई काम नहीं है। और इसी के साथ इनकी जिम्मेदारी खत्म हुई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।